एवरीबॉडी, आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी PYQ सीरीज का नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि है 2018। तो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का CBSE 2018 के क्वेश्चंस तीनों सेट के 1, 2 एंड 3। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बायो पोर्शन वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आप 2018 के क्वेश्चन पेपर्स को देखो, सेट 1, 2 एंड 3 को देखो, तो सेम ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। बस इतना सा था कि जो क्वेश्चंस थे ना वो शफल्ड थे, क्वेश्चन नंबर अलग थे। तो अब अगर हम किसी भी क्वेश्चन की बात करेंगे तो जो क्वेश्चन की नंबरिंग है वो रहेगी अकॉर्डिंग टू सेट 1, और सेम ही क्वेश्चन 2 एंड 3 में भी थे, इसलिए हम एक ही बार इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं 2018 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन है, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग pea plants bearing violet flowers with pea plants bearing white flowers. What will be the result in the F1 progeny? तो अगर जब मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट कराया, उन्होंने एक वायलेट फ्लावर वाला पी प्लांट लिया और एक वाइट फ्लावर वाला पी प्लांट लिया। तो जब उन्होंने उनकी ब्रीडिंग कराई तो उनको F1 प्रोजेनी में F1 के जो रिजल्ट्स थे वो क्या देखने को मिले। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उन्होंने ये फाइंड आउट किया था, और मतलब उनके पास जो F1 प्रोजेनी आई थी उसमें सारे के सारे जो फ्लावर्स थे उन पी प्लांट्स के वो थे वायलेट। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि जो वायलेट है दैट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट एंड वाइट जो है दैट इज़ अ रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ ऐसे लिखेंगे। सो इन F1 प्रोजेनी ऑल द प्लांट्स विल बी हैविंग वायलेट फ्लावर्स। क्यों? क्योंकि वायलेट कलर इज डोमिनेंट ओवर द वाइट कलर विच इज रिसेसिव। तो ये था 1 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए आपको इतना ही एक्सप्लेन इसको करना था, इससे लंबी चौड़ी डिटेल नहीं चाहिए, कोई क्रॉस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं, और ये जो क्वेश्चन है ना ये बेसिकली है 2 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का ए पार्ट है, नेम 1 गस्टेटरी रिसेप्टर एंड 1 ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। और बी पार्ट है, राइट ए एंड बी इन द गिवन फ्लो चार्ट ऑफ न्यूरॉन थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो हमें एक फ्लो चार्ट दिया है जहाँ पर हमें डेंड्राइट दिया है, फिर कुछ ए दिया है, फिर कुछ हमें बी दिया है, और फिर न्यूरॉन का एंड दिया है। तो ये कौन सा पार्ट है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल्स फ्लो करते हैं, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए पार्ट की। तो ए पार्ट में है हमारे पास कि हमें एक गस्टेटरी रिसेप्टर और एक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बताना है। तो गस्टेटरी जो वर्ड है इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू टेस्ट। तो अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होगा तो आप बहुत ईजिली बता पाओगे। तो गस्टेटरी रिसेप्टर क्या है? दैट इज टंग। क्लियर? उसके बाद है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्शन, इट इज़ रिलेटेड टू स्मेल। सो ऑल्फैक्शन के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन है हमारे पास? तो दैट इज़ नोज़। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये था 1 मार्क का। अगर आप ये दोनों आंसर लिख देते हो तो आपको मिलेगा पूरा 1 मार्क। तो बेसिकली दिस इज़ फॉर हाफ मार्क एंड दिस इज़ फॉर हाफ मार्क। अब देखते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में ये जो हमें एक फ्लो चार्ट देकर रखा है, तो इसमें हमें बताना है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्लो करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं ये ए और बी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्लो कर रहे हैं। तो जब हम रिवाइज भी कर रहे थे अपने चैप्टर्स को तो मैंने बताया था कि एक न्यूरॉन के अंदर जब भी इम्पल्स फ्लो करती है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में फ्लो करती है। जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जाती है तो बीच में जो एक छोटा सा गैप होता है साइनैप्स, तो उस साइनैप्स में जब इम्पल्स
ट्रैवल करती है वो इलेक्ट्रिकल वो केमिकल की फॉर्म में करती है। तो बेसिकली दिस इज डेंड्राइड। अगर आप स्ट्रक्चर को याद करो तो आई विल ड्रॉ दिस रफ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, राइट। ऐसे स्टार शेप जैसी हमें एक बॉडी देखने को मिलती है और यहाँ पर एंड ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। तो कुछ ऐसा हमें एक न्यूरॉन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस न्यूरॉन में यहाँ पर एक छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। इन डेंड्राइट्स से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो जाती है इस पोर्शन में जो कि होता है सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद इस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जाती है जिसे हम एक्सॉन बोलते हैं, और एक्सॉन के ये एंड्स होते हैं, दैट इज द एक्सॉन टर्मिनल्स और यू कैन से न्यूरॉन टर्मिनल्स, ठीक है। तो एंड ऑफ द न्यूरॉन, सो बेसिकली दिस इज द हेड एंड दिस इज द टेल, राइट। तो जो ए पार्ट है दैट इज सेल बॉडी एंड बी इज एक्सॉन। क्लियर। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो अगर आप ये दोनों पार्ट्स लिख देते हो तो आपको मिलेगा एक और मार्क। तो बेसिकली ए इज़ फॉर हाफ मार्क एंड बी इज़ ऑल्सो फॉर हाफ मार्क। तो देखो कितना स्कोरिंग क्वेश्चन है और कितना ईजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन है नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द फॉलोइंग endocrine glands and we have to tell one function of each, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन हमें ग्लैंड्स दिए हुए हैं, थायराइड है, पिट्यूटरी और पैनक्रियाज है। कौन सी सिक्रीशंस, कौन से हॉर्मोन्स ये सिक्रीट करते हैं और इनके क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की बात करें तो इसी से जो एक हार्मोन है दैट इज सिक्रीटेड बाय द थायराइड ग्लैंड इज थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करता है और टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है और इसका फंक्शन होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करना। नेक्स्ट इज पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज सिक्रीट करता है इंसुलिन एंड वी नो इट वेरी वेल कि इंसुलिन हमारे बॉडी के शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हर एक का आपको जो नंबर है, सो दिस इज़ फॉर 3 मार्क्स। सो दिस मीन्स व्हेन यू विल आंसर कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं यू विल गेट हाफ मार्क एंड व्हेन यू विल राइट द फंक्शन अगेन यू विल गेट अ हाफ मार्क। सो फॉर हार्मोन हाफ एंड फॉर फंक्शन हाफ, ठीक है। तो इसी तरह ये पूरा ही क्वेश्चन इस तरह डिवाइडेड है इन मार्क्स में, इन 3 मार्क्स में। तो बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चंस है। एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उनके आंसर्स को अच्छे से लिखना है ताकि आपका हाफ मार्क भी कहीं डिडक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आपको हुआ होगा एकदम क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर सेट 10 सेट 1 2 3 तीनों में था। तो क्वेश्चन नंबर अलग था। क्वेश्चन सेट 1 में इसका जो नंबर था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो मेन डिफरेंस है, सो वी हैव टू राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Which species is likely to have comparatively better chances of survival, the one reproducing asexually or the one reproducing sexually, and we have to give reason to justify our answer. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई गेस ये क्वेश्चन भी ना 3 नंबर का था, हाँ ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का था। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 1 नंबर हमें मिलेगा ये मेन डिफरेंस लिखने का। तो सबको पता है भाई एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन डिफरेंस क्या है। सो द मेन डिफरेंस इज दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, और इसीलिए यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग्स हैं दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट। वो बिल्कुल पेरेंट के जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि एक ही पेरेंट से वो बन रहे हैं। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो हैं, ट्रेड्स जो हैं वो मिक्स होके आते हैं और एक ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ऑफस्प्रिंग है दैट ऑफस्प्रिंग इज नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट। तो ये लिखने के आपको मिलेंगे 1 मार्क, ठीक है। तो अब देखते हैं
2 मार्क्स कैसे मिलेंगे इस क्वेश्चन में? तो 2 मार्क्स तब मिलेंगे जब आप सेकेंड पार्ट का आंसर दोगे, एंड दैट इज विच स्पीशीज इज लाइकली टू हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो इसमें आपको लिखना है कि ऑफ स्प्रिंग्स विच रिप्रोड्यूस बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो ऐसा भाई क्यों है? क्योंकि अब आपको अगेन इसको लिखने के 1/2 या 1 मार्क मिलेगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। तो मेरे हिसाब से तो 1 नंबर इसका भी मिल जाना चाहिए। तो जो नेक्स्ट पार्ट था कि अब हमें जस्टिफाई करना है कि क्यों ऐसा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स ही दे हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स हैं, इट लीड्स टू वेरिएशंस, राइट। तो ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स होता है या कुछ नए कैरेक्टर्स बन के निकलते हैं तो उन ऑफस्प्रिंग्स में या उन इंडिविजुअल्स में आती हैं वेरिएशंस, एंड बिकॉज दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द 2 पेरेंट्स। तो 2 पेरेंट्स का डीएनए मिलकर एक इंडिविजुअल बना रहा है, तो इससे आती है डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स इन ऑफस्प्रिंग, and hence there is the species will have better adaptability and better survival rate। तो ऐसे species better adapt कर पाते हैं और उनका जो सर्वाइवल रेट होता है वो और भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स हैं वो दे हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो हो सकता है कि टीचर इस क्वेश्चन को, जो एग्जामिनर है वो इस क्वेश्चन के 1.5 मार्क रखे या फिर वो इसके 1 रखे। तो तीनों पार्ट्स को 1-1 में डिवाइड करे या 1/2 एंड 1.5 में करे, तो ऐसे आपको मिलेंगे टोटल 3 मार्क्स, ठीक है। वैसे यूजुअली ऐसा हो सकता है कि ये वाला पोर्शन जो है जिसमें आपको रीजनिंग देनी है ना वो 1.5 मार्क का हो, तो आपको उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नाउ देयर इज क्वेश्चन नंबर 14, और ये जो क्वेश्चन है, सो द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल लिसन टू द न्यूज रेड इन द मॉर्निंग असेंबली दैट द माउंटेन ऑफ द गार्बेज इन दिल्ली सडनली एक्सप्लोडेड एंड वेरियस व्हीकल्स गॉट बरीड अंडर इट। तो ये जो माउंटेन है गार्बेज का दिल्ली में, ये आपने देखा होगा दिल्ली को एंटर करते टाइम। तो यहाँ पर एक ऐसी न्यूज़ आती है कि जो ये माउंटेन है ना गार्बेज का, ये सडनली एक्सप्लोड हो गया है और उसके नीचे बहुत सारी गाड़ियाँ भी दब गई हैं। सो सेवरल पीपल वर ऑल्सो इंजर्ड एंड देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम ऑल अराउंड। तो बहुत सारी गाड़ियाँ भी दब गई और बहुत सारे लोग भी इंजर हुए और यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो गया है। इन द ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन द टीचर ऑल्सो डिस्कस्ड दिस इशू एंड आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज। तो अभी एक सेशन हुआ, डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन में टीचर ने बोला बच्चों को कि कुछ ऐसे तरीके सोचो जिससे हम इस गार्बेज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सो फाइनली दे अराइव्ड एट 2 मेन पॉइंट्स। वन इज सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज दैट वी प्रोड्यूस एंड सेकेंड इज टू जनरेट लेस गार्बेज एट इंडिविजुअल लेवल। तो एक तो कैसे इस गार्बेज को मैनेज करना है और दूसरा इंडिविजुअल लेवल पर हमें इस गार्बेज को, जितना हम कूड़ा जनरेट कर रहे हैं उसको हमें कम करना है। तो ये 2 चीज़ें बच्चों ने, ये 2 ऑप्शंस बच्चों ने बताई। तो चलिए देखते हैं कि इस पैराग्राफ के बाद हमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा 3 मार्क्स का। तो अब देखते हैं इससे पूछे हुए क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए पार्ट, सजेस्ट 2 मेजर्स टू मैनेज द गार्बेज दैट वी प्रोड्यूस। तो वो तो बच्चों ने बहुत ही क्लियरली बता दिए हैं। सबसे पहला है कि ये जो वेस्ट है ना, इसको हम घर में ही सेग्रीगेट कर दें। बायोडिग्रेडेबल को अलग कर दो, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग कर दो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन मैनेज द वेस्ट एट इंडिविजुअल लेवल पर भी हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है कि जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक बैग्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको हम अवॉइड करें। किसी भी प्लास्टिक वाली चीज़ को बेसिकली यूज़ करने से हम अवॉइड करें और हम प्रमोट करें कॉटन के बैग्स को या जूट के बैग्स को जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो या तो जो इस पैराग्राफ में आंसर्स थे आप वो दे सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हो। तो ये 2 पॉइंट्स लिखने के आपको मिलेंगे 1 मार्क, ठीक है। नेक्स्ट इज एज एन इंडिविजुअल व्हाट कैन वी डू
टू जनरेट द लीस्ट गार्बेज, तो हमें कोई 2 पॉइंट्स देने हैं कि अपने लेवल पर हम क्या कर सकते हैं कि जो गार्बेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे घर में प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम बहुत कम कर दें। चाहे हम स्कूल जाके कोई गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे घर पे हो रहा है, तो इस वेस्ट की प्रोडक्शन को ना हम अपने लेवल पर मिनिमम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हमें किसी भी चीज़ को रिसाइकल और रीयूज़ करने पर फोकस करना चाहिए कि अगर आपके घर में कोई प्लास्टिक आ भी गया है, ठीक है, तो आप कैसे उसको रिसाइकल कर सकते हैं या कैसे आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं, हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एक कप है, ठीक है, वो कप टूट गया, ठीक है, वो मिट्टी वाले जो कप आते हैं वो टूट गया, तो अब आप क्या करोगे? क्या आप उसको फेंक दोगे? तो फेंकने से अच्छा कि हम उसको एज अ प्लांटर यूज़ कर लें या किसी और तरीके से हम उसको रिसाइकल करके हम उसको यूज़ कर लें। देन नेक्स्ट इज़ किचन वेस्ट। जितना भी किचन वेस्ट है उसको हम मेन्योर बनाने की कोशिश करें। मतलब वो किचन वेस्ट जैसे वेजिटेबल पील्स हैं या फ्रूट पील्स हैं, तो उनको ना हम मेन्योर्स बनाएं, ताकि वो एक तो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, हमारे क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स देंगे जो हमारा छोटा सा किचन गार्डन रहेगा उसमें, और दूसरा ये जो वेस्ट है ना, ये हम कूड़े में, मतलब हम जो कूड़े लेने वाले आते हैं हम उनको भी नहीं देंगे, तो इससे हमारे ही लेवल पे जो वेस्ट की प्रोडक्शन है ना वो कम हो जाएगी। तो हर कोई ऐसा करेगा तो सोचो कि वो जो पहाड़ है गार्बेज का वो कितना कम हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 2 वैल्यूज द टीचर इंस्टिल्ड इन हिज स्टूडेंट्स इन दिस एपिसोड। तो यहाँ पर टीचर ने कौन सी 2 वैल्यूज बच्चों को सिखाई हैं इस पूरे एपिसोड को सुनाकर और उनके सजेशंस लेकर। तो इसमें अगेन आपको दो पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले है एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कि अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है, हमारे सामने एक प्रॉब्लम है वो वेस्ट या वो गार्बेज का पहाड़, तो हमें उससे कैसे डील करना है, हमें कैसे उस गार्बेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। द सेकेंड वन इज़ कि टीचर ने बच्चों को बताया कि ये जो इतना बड़ा धमाका हुआ जिससे गाड़ियां दब गई, जिससे लोग इंजर हो गए, जिससे ट्रैफिक जैम्स हुए, तो इन सब चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिला कि बेसिकली हम अपने एनवायरनमेंट को देखो कितना पॉल्यूट भी कर रहे हैं। हमें अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ को देखने को मिला। शायद वो जगह जहाँ पर हम पेड़ उगा सकते थे या जहाँ पर हम खेती कर सकते थे, वहाँ पर हमें इतने बड़े एरिया में हमने वहाँ पर कूड़ा फेंक के रखा है, ठीक है। तो इससे बच्चों द स्टूडेंट्स दे गॉट अवेयर रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो इन्वायरमेंट के इश्यूज़ से रिलेटेड बच्चों को अवेयरनेस मिली। तो ये 2 चीज़ें हैं जो बच्चों के अंदर वैल्यूज़ गई हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू कैरी 1 मार्क। तो बेसिकली 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन में आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने हैं। हर एक पॉइंट आपको हाफ मार्क दिलाएगा। तो हर एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझ के सोच के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज अ डैम? Why do we seek to build large dams? While building large dams, which 3 main problems should particularly be addressed to maintain peace among the local people? Mention them. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये है ए पार्ट, मेंशन एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो हमें कोई भी 2 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड लिखने हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो आप कोई भी 2 लिख सकते हो। ये टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। देन नेक्स्ट पार्ट इज, तो 2 बोला था तो आपको 2 ही लिखने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हमें सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो मूवमेंट है ना उसके बारे में बताना है, कैसे हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहाँ से है? बेसिकली लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट होके आता है, वो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में जाता है और लेफ्ट साइड से वो हमारी बॉडी में जाता है। तो यही हमको लिखना है। सो व्हाट वी विल राइट? सो द ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड इन लंग्स,
ठीक है, इट इज सेंट टू लेफ्ट एट्रियम। तो बेसिकली लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ, वो लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, दिस इज रॉन्ग, दिस इज गोइंग टू बी लेफ्ट, राइट, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हमारे बॉडी के पार्ट्स में गया एक्सेप्ट लंग्स, ठीक है, हर बॉडी पार्ट में जाएगा लेकिन लंग्स में नहीं जाता है। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन आवर बॉडी। The next one is write the function of the valves present in between atria and ventricles। तो हमें वॉल्व के फंक्शन बताने हैं जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। तो वॉल्व्स क्या करते हैं, अगर हम बात करें हार्ट की तो हार्ट में होते हैं 4 चेम्बर्स, दीज आर द एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। तो इनके बीच में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में हमें वॉल्व्स देखने को मिलते हैं और इनका फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रियम, कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हों तो वो जो ब्लड है ना वो वापस से एट्रियम में ना चला जाए। Then the D part of the question is write one structural difference between the composition of arteries and veins। तो हमें structural difference बताना है, function नहीं बताना है, structure में क्या difference है। तो अगर हम structures की बात करें तो जो arteries की walls होती हैं ना वो thick होती हैं और इसके साथ हम लिख सकते हैं कि दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहीं पर अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो होती हैं थिन और वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर वॉल्स थिक होती हैं आर्टरीज के केस में, इसीलिए यहाँ पर जो ब्लड है ना वो बहुत ही प्रेशर से फ्लो करता है और वहीं पर वेन्स की वॉल्स जो है वो थिक होती हैं क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं फ्लो करता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, दैट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस, राइट। तो अगर अब हम इस क्वेश्चन के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये 5 नंबर का है। तो फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी ऑफ 1 मार्क ओनली। हो सकता है सेकंड जो पार्ट हो वो 2 नंबर का हो और बाकी दोनों पार्ट्स के लिए 1-1 नंबर हो, तो टोटल हो गए 5 मार्क्स, ठीक है। जब आप एक फ्लो बता रहे हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप छोटा सा फ्लो डायग्राम भी बना दो, क्योंकि उसमें ज़्यादा तो कुछ लिखना नहीं है बट एक छोटा सा फ्लो डायग्राम आप बना सकते हो। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में थी इंटरनल चॉइस, एक पार्ट जो था वो ट्रांसपोर्टेशन से था और दूसरा पार्ट एक्सक्रीशन से था। तो देख लेते हैं इंटरनल चॉइस में सेकेंड क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन इज डिफाइन एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स और जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो बहुत ही सिंपल है यार, 1 मार्क तो आपको यही लिखने का मिल जाएगा। देन नेक्स्ट इज नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट दैट इज प्रेजेंट इन किडनी। तो कौन सा है वो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, सो दैट इज द नेफ्रॉन विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सो द आंसर इज गोइंग टू बी नेफ्रॉन। सो दिस विल अगेन फेच यू 1 मार्क। सो देखो 2 नंबर तो बहुत ईजी थे। लेट्स सी आवर नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट, draw excretory system in human beings and label the following organs of excretory system which perform the following functions। तो हमें एक excretory system बनाना है, ठीक है, जो बेसिक एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है ह्यूमन बींग्स में, और हमें 3 पार्ट्स को लेबल करना है, सारी लेबलिंग नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमने ये बना दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, ठीक है, जहाँ पर किडनीज बनानी है, यूरेटर्स बनाने हैं और उसके बाद यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर बनाना है और यूरेथ्रा बनाना है। क्लियर। अब ये बना के हमें ये 3 पार्ट्स को लेबल करना है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट फॉर्म्स यूरिन। तो कौन सा पार्ट है जो यूरिन बनाता है, सो दे आर द किडनी। सो बेसिकली किडनी लिख के इसको फर्स्ट पार्ट मार्क करना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट इज अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी। तो किडनी से यूरिन को कौन कलेक्ट करता है, सो यार बहुत ही ईजी है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट, दैट इज द यूरेटर्स, दीज 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो एक्चुअली जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है ना, अगर आपको डाउट भी हो ना तो वो सेकेंड पार्ट में आपको क्लियर कर दिया गया है। देन थर्ड इज स्टोर यूरिन अंटिल इट इज पास्ड आउट। सो विच
पार्ट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टोर्स यूरिन जब तक उसको बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाता, सो दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। सो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड ऑप्शन, राइट। तो इस पूरे डायग्राम को ड्रॉ करने के और उसके बाद इन 3 पार्ट्स को लेबल करने के आपको मिलेंगे 3 नंबर। तो देखो कितना ही सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट है, राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें ये जो दिए गए ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पार्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनके फंक्शंस लिखने हैं। तो अगर आप रिकॉल करो तो क्वेश्चन जब हम 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे तो सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। तो देखते हैं, पहले तो इनके पार्ट्स के फंक्शंस लिख लेते हैं। द फर्स्ट इज ओवरी। तो ओवरी का क्या फंक्शन है? ओवरी का फंक्शन है एग बनाना, दैट इज द फीमेल गैमीट को बनाना, और दूसरा उसका फंक्शन है फीमेल सेक्स हार्मोन्स को बनाना। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन था, रिमेंबर। नेक्स्ट इज ओविडक्ट के फंक्शंस। तो ओविडक्ट की बदले वहां पर पूछा गया था फेलोपियन ट्यूब्स। तो फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट के क्या फंक्शंस हैं? तो इनका फंक्शन है, एक तो जब एग रिलीज हो रहा है ओवरी से उसको कलेक्ट करना है, एंड इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये वही साइट है जहां पर ह्यूमन मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। द नेक्स्ट वन इज द फंक्शंस ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस क्या है? एक इलास्टिक सा बैग है और इस बैग में यहाँ पर एक बेबी को सपोर्ट किया जाता है और नरिश किया जाता है फॉर अ डेवलपिंग फीटस। ठीक है, जब एक फीटस डेवलप होता है तो यही वो जगह है जहाँ पर डेवलपमेंट होती है और यही वो जगह है जो इस फीटस को सपोर्ट करती है। एंड सेकेंडली इट होल्ड्स द बेबी एंड एक्सपैंड्स द बेबी टिल बर्थ। ठीक है, तो ये एक्सपैंड करता रहता है पार्ट और ये बेबी को पकड़ के रखता है जब तक वो बेबी पैदा नहीं हो जाता। बेसिकली इट इज़ अ प्लेस वेयर इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस, राइट। तो ये वही जगह है जहाँ पर इम्प्लांटेशन होती है। क्लियर? तो अब आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा क्वेश्चन जो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था वो। तो अब इसका बी पार्ट देखो तो आपको और भी कुछ याद आएगा। सो लुक एट पार्ट बी। सो डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में भी। सो दिस शोज कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लेसेंटा क्या है? ये बेसिकली एक बेबी और मदर को, फीटस और मदर को कनेक्ट करता है और ये एक डिस्क है विच इज़ एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। बेसिकली यूट्रस की वॉल में एक डिस्क रहती है और इसमें जो स्पेशल टिश्यूज होते हैं उनमें होता है विलाए ऑन द एम्ब्रायो साइड। बेबी की साइड पे विलाए होते हैं और मदर की साइड पे जो विलाए होते हैं दे आर सराउंडेड बाय ब्लड स्पेसेस। ठीक है, तो बहुत सारा ब्लड होता है उनके आसपास, ब्लड वेसल्स होती हैं। एंड इसका जो फंक्शन होता है दैट इज बेसिकली इट इज़ अ साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो जितना भी ऑक्सीजन बेबी को चाहिए, जितना भी खाना और न्यूट्रिएंट्स बेबी को चाहिए, वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू मदर से बेबी में आते हैं। और उसके बाद जब बेबी में वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है या फिर से बेबी ने खाना डाइजेस्ट किया, अब वो वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो वो सारा का सारा इसी प्लेसेंटा के थ्रू वापस चला जाता है मदर के ब्लड में और मदर के ब्लड से वो बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा क्योंकि सेम ही क्वेश्चन हमसे 2017 में भी पूछा गया था। तो अब ये था 5 नंबर का क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट में थे तीन पार्ट्स बेसिकली ए पार्ट में, तो वो होंगे 1 + 1 + 1 ईच। और ये जो है इसमें स्ट्रक्चर आपको देगा 1 मार्क और फंक्शन भी देगा 1 मार्क। इसीलिए बहुत लंबे चौड़े, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है कि 2 3 4 5 पेज भर दिए, नहीं, देयर इज अ मार्क फॉर एवरी स्टेप यू राइट। ठीक है, तो बहुत लंबे चौड़े आंसर्स नहीं चाहिए, टू द पॉइंट आंसर्स हमें चाहिए हैं। Now we'll come to our next question, that is question number 24. तो question number 24 बोल रहा है कि we have to list steps of preparation of temporary mount of leaf peel to observe stomata. तो हमें एक टेम्परेरी माउंट बनाना है एक लीफ पील का ताकि हम उसके ऊपर स्टोमेटा देख पाएँ।
तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है। सबसे पहले हम एक लीफ पील लेंगे फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। तो जस्ट रिकॉल, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जितने स्टोमेटा अपर सरफेस पे होते हैं उससे कई ज़्यादा होते हैं लोअर सरफेस पे। तो इसीलिए हम लोअर सरफेस का पील लेंगे और उसको फोर्सेप्स से निकालेंगे, ठीक है, और उसको डाल देंगे हम पानी में। पानी में डालने के बाद हम एक वाटर ग्लास लेंगे और उसमें हम कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे सेफ्रोनिन स्टेन की। सेफ्रोनिन स्टेन डालने के बाद कीप इट फॉर 2-3 मिनट्स और उसके बाद हम ले लेंगे पील, ठीक है। उस पील को बाहर निकाल के उसको हम एक स्लाइड के ऊपर रख देंगे एंड नाउ वी विल पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन ऑन दैट पर्टिकुलर पील जो हमने सेफ्रोनिन स्टेन से निकाला है, और उसके ऊपर रखेंगे कवर स्लिप और उसके बाद वी विल ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं जो कि हम करेंगे सो दैट वी कैन सी द स्टोमेटा ऑन द पील ऑफ अ लीफ। तो आई होप बहुत ही सिंपल है और आपको ये हुई होंगी एकदम क्लियर। तो वैसे अगर आप इस क्वेश्चन की बात करो ना, तो ये क्वेश्चन जो है ना ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। तो आज से 5 साल पहले ऐसे क्वेश्चंस आपके थ्योरी एग्जाम्स में पूछे जाते थे, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। बेसिकली एक अलग ही सेक्शन होता था जहाँ पर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस होते थे, कुछ 5-6 क्वेश्चन टाइप्स। तो अभी अगर आप एट प्रेजेंट बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना वो आने तो नहीं चाहिए आपके पेपर में। एज जो हमारा नया 2023 के लिए जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके थ्योरी पेपर में नहीं आएंगे। बट हो सकता है कि छोटी छोटी कोई चीज़ पूछ ली जाए, से 1 और 2 मार्क्स की MCQs में पूछ ली जाए या कहीं पर। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, लेकिन एक अलग से सेक्शन तो नहीं देखने को मिलेगा। तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है नेम द प्रोसेस बाय विच एन अमीबा रिप्रोड्यूसेस। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है एंड वी हैव टू ड्रॉ द वेरियस स्टेजेस ऑफ इट्स रिप्रोडक्शन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, हमें अमीबा किस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है वो लिखना है। तो किस प्रोसेस से करता है, सो दैट इज अ बाइनरी फिजन। तो ये लिखने के मेरे हिसाब से आपको मिलने चाहिए आधा नंबर। और उसके बाद जब आप स्टेजेस बताते हो प्रॉपर सीक्वेंस में, उसके आपको मिलने चाहिए 1.5 मार्क। तो कैसे बताएंगे, हम एक फुली ग्रोन पेरेंट अमीबा बताएंगे, ठीक है। दिस इज फुली ग्रोन और इट इज फुली मैच्योर पेरेंट अमीबा है। और इसके बाद अब क्या होगा कि ये जो पेरेंट अमीबा है इसमें जो न्यूक्लियस है दैट विल स्टार्ट टू इलोंगेट। न्यूक्लियस के इलोंगेट होने के बाद ये न्यूक्लियस जो है ये 2 में डिवाइड हो जाएगा और जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा, वो भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। सो देयर विल बी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड हेंस वी विल गेट 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ये सेम ही क्वेश्चन आपको 2017 में भी पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स तो ना कहीं नहीं जाने चाहिए और मुझे पता है कि कहीं नहीं जाएंगे। हमने आपको बाइनरी फिजन इतना रिवाइज कराया है कि आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बेसिकली हमने पूरा ही चैप्टर्स, पूरा साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री आपको ऐसे रिवाइज कराया है कि आप भूलोगे ही नहीं। तो इसी क्वेश्चन में और पार्ट में हमें पूछा गया था एक क्वेश्चन जो कि है अ स्टूडेंट इज व्यूइंग अंडर अ माइक्रोस्कोप अ परमानेंट स्लाइड शोइंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग इन ईस्ट। तो वो देख रहा है कुछ स्टेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग और ईस्ट में देख रहा है। सो ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ व्हाट ही ऑब्जर्व्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में हमें डायग्राम्स ड्रॉ करके बताना है कि उन्होंने क्या देखा। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें बडिंग बतानी है ईस्ट में। तो बडिंग क्या होता है, एक छोटा सा बड, एक आउटग्रोथ डेवलप होती है बॉडी पे और फाइनली वो मैच्योर होके एक अलग इंडिविजुअल बना लेता है वो बड, ठीक है। तो ईस्ट में ये हमारा एक ईस्ट सेल है, इसमें एक बड डेवलप हुआ और उसके बाद ये जो बड है ये और ग्रो हुआ और ये ग्रो करते करते ऐसे चेन्स भी बन जाते हैं और हर एक बड जो है वो इंडिविजुअली एक अलग इंडिविजुअल बना लेता है, वो डिटैच हो जाता है फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड दैट इंडिविजुअल विल फॉर्म अ सेपरेट इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये जो पूरा डायग्राम है इसके बनाने के आपको मिलेंगे 2 नंबर
नंबर एंड आई नो कि ये 2 नंबर भी कहीं नहीं गए। तो जब भी आपसे कोई डायग्राम बनाने के लिए बोला जाता है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर ज़रूर बनाना है, प्रॉपरली लेबल्ड नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको बनाना है। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने 2018 ईयर से डिस्कस किए हैं ऑफ क्लास 10 बायोलॉजी वो आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो हमने देखा कि कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड भी हैं, कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिमिलर भी हैं। तो इसी तरह हम सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना करें, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करें। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम 2019 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।